400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 है आपके प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और इसका पार्ट नंबर इस वीडियो में हम नोट्स के साथ पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले जितने भी आपके चैप्टर हैं साइंस में वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने उन चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उन चैप्टर को भी आप पढ़ सकते हैं और उन चैप्टर की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो इसका पार्ट नंबर 1 नोट्स के साथ बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि कक्षा 10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 1 है और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपके प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है। साथ साथ में आप इन नोट्स को लिख भी सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, यानी प्रकाश का परावर्तन है उसकी क्या परिभाषा है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद में है आपके प्रकाश का जो परावर्तन है उसके प्रकार, यानी जो परावर्तन है वो आपके 2 प्रकार का होता है। रिफ्लेक्शन है वो आपके कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। जिसमें पहला प्रकार है आपके नियमित परावर्तन। यानी नियमित परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती हैं, गिरती हैं तो परावर्तित किरणें उसी माध्यम में निश्चित दिशाओं में लौट आती हैं। कि जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें उसी माध्यम में निश्चित दिशाओं में लौट आती है, उसे हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। और ये काफी बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि नियमित परावर्तन क्या होता है। उसके बाद में है आपके विसरित परावर्तन, यानी विसरित परावर्तन क्या होता है। तो विसरित परावर्तन की क्या परिभाषा होती है कि इस परावर्तन में आपतित किरणें जब खुरदरी सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें अनिश्चित दिशाओं में लौट जाती हैं। कि जो विसरित परावर्तन है तो वो होता है कि इस परावर्तन में आपतित किरणें जब खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें हैं वो अनिश्चित दिशाओं में लौट आती है, उसे हम क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। और इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको जरूर पढ़ना है और जरूर आपको याद रखना है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो बनने के 101% चांस हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जरूर पढ़ें आप। तो इसमें पहला क्या है आपके प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का वेग वो सभी बच्चों को याद रखना है कि प्रकाश का वेग है वो कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, निर्वात में। और प्रकाश का न्यूनतम वेग किसमें होता है, कांच में। तो इन 3 फैक्ट को आपको जरूर याद करना है कि प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, निर्वात में। और प्रकाश का न्यूनतम वेग किसमें होता है, कांच में। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन है वो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में है आपके परावर्तन के नियम, ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर मैंने परावर्तन के 3 नियम लिखे हैं। तीनों नियम है वो आपको अच्छे से याद करने हैं। इसमें पहला नियम आपके क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और इसमें दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और तीसरा है आपके परावर्तित किरण की आवर्ती एवं चाल अपरिवर्तित रहती है, कि जो परावर्तित किरण है उसकी आवर्ती और चाल है वो अपरिवर्तित रहती है। तो ये तीन आपके रूल हैं, इन तीन रूल को आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके समतल दर्पण, यानी समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण की क्या परिभाषा होती है और समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है उसकी क्या विशेषता होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस हैं। तो समतल दर्पण क्या होता है कि जो दर्पण एकदम समतल या सपाट हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, कि जो दर्पण एकदम समतल हो, सपाट हो, सीधा हो, जो 180 डिग्री पर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ओके। और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है, तो इसमें पहली विशेषता क्या है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब है वो सदैव आभासी एवं सीधा होता है, कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब है वो सदैव कैसा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। और प्रतिबिंब का जो साइज है, प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है और प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में दूसरी विशेषता यहाँ पर क्या है कि प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है, जितनी दूरी पर दर्पण के सामने क्या रखा होता है, बिंब रखा होता है। तीसरी विशेषता यहाँ पर क्या है कि प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। प्रतिबिंब में कौन सा परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है, और पार्श्व परिवर्तन को भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में चार है आपके जो चार विशेषताएं हैं, प्रतिबिंब तथा बिंब दोनों एक ही चाल से गति करते हैं। एक तो होता है आपके प्रतिबिंब और एक होता है बिंब, ये दोनों एक ही चाल से एक ही चाल से आपके एक ही स्पीड से आपके क्या करते हैं, गति करते हैं। और इस जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनने के 101% चांस हैं। ओके। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत। या आपके जो MCQ यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़्यादा चांस है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। और समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, समतल दर्पण का मैग्निफिकेशन कितना होता है, +1 होता है। ओके। ये दो बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है, ये दो फैक्ट हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है, और समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, आपके +1। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पार्श्व परिवर्तन या उत्क्रमण। इन दोनों का जो नाम है वो एक ही है, एक तो पार्श्व परिवर्तन या हम कह सकते हैं उत्क्रमण। तो ये क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं, कि जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब में बायां हाथ दिखाई देता है, कि जो हमारा हाथ है वो प्रतिबिंब में बायां हाथ दिखाई देता है, और हमारा बायां हाथ है वो प्रतिबिंब में दायां हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में क्या बदल जाते हैं, पार्श्व बदल जाते हैं, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन या उत्क्रमण कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद करनी है कि जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ है वो प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देता है, बायां हाथ दिखाई देता है, और जो बायां हाथ है वो प्रतिबिंब में दायां हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन या उत्क्रमण कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके गोलीय दर्पण। यानी गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, गोल हो, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोल हो, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, आपके 2 प्रकार के होते हैं, कि एक ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, और ये आपके 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार है आपके अवतल दर्पण।
यानी अवतल दर्पण क्या होता है? तो अवतल दर्पण की क्या परिभाषा होती है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर तथा गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। उसके बाद में सेकंड है आपके उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण क्या होता है? तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये परिभाषा भी आपके इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कि दर्पण से संबंधित कुछ जो डेफिनेशंस हैं जिनको मैं बताने वाला हूं, सभी डेफिनेशन सभी परिभाषाएं आपको याद करनी है अच्छे से। इसमें पहली परिभाषा है दर्पण का ध्रुव, यानी दर्पण का ध्रुव क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, सेंटर बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सेकंड है आपके मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है? कि गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। कि गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम R से दर्शाते हैं। ये परिभाषा आपके एग्जाम में आ सकती है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे हम किससे दर्शाते हैं? R से। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र क्या होता है? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम किसे दर्शाते हैं? C से दर्शाते हैं। कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो एक गोले का भाग होता है और इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम C से दर्शाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे किससे दर्शाया जाता है? F से। उसके बाद में है आपके फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? F बराबर R/2। यानी यहाँ पर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? F बराबर R/2। ये आपके इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इस सूत्र से आपके काफी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो वो आगे हम जो सेकंड पार्ट होगा हमारा उसमें हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको उस दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? F बराबर R/2 होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके द्वारक, यानी द्वारक क्या होता है? तो द्वारक की परिभाषा क्या होती है? कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। ओके। उसके बाद में है आपके गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उनके क्या नियम होते हैं, बनने के क्या नियम होते हैं? तो इसमें पहला नियम है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। तो ये पहला जो नियम है आपके याद करना है आपको। दूसरा नियम है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस की ओर
और निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तीसरा जो नियम है वो क्या है आपके कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ यानी उसी रास्ते के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है, लौट जाती है। और इसमें 4 नंबर रूल क्या है कि अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है और आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है। तो ये आपके चैप्टर जो 10 है उसका पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।